तो बच्चों, जय श्री श्याम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पूरा थ्योरी पोर्शन। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि सीबीएसई सैंपल पेपर में आपने ब्रॉडली एमसीक्यूज के अंदर देखा होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन एक ड्राफ्ट हुआ था जो कि आपका पूरा थ्योरी में से आया था। एंड इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि 5 पर्पस आपके एज पर कंपनीज एक्ट है, वो सारा जो भी मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर टू द पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन है। जितना भी थ्योरी ओरिएंटेड जितना टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करूंगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी। नाउ कंपनी, व्हाट इज कंपनी और कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। बेटा एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊंगा। पर्पस सिर्फ इतना है कि आपका अगर कोई भी एमसीक्यू ड्राफ्ट होता है तो आप किसी तरह की गलती ना करके आओ। ओके, A company means a company incorporated or registered under Companies Act 2013। तो बेसिकली कंपनी क्या है, एक कंपनी ही कंसीडर की जाती है और इसको हम रजिस्टर्ड मानते हैं कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर। ओके, सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी कंपनी को। ओके, सो जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड करते हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको कंपनी आप बना लीजिए और उसको आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं 2013। और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट, तो 2013 से पहले 1956 का कंपनीज एक्ट हुआ करता था, तो उसके अंदर भी अगर रजिस्टर्ड हो तो ऑलरेडी आप कंपनी हो। चीफ मार्शल का क्या कहना है, जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल का कंपनी के बारे में क्या कहना है। अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। एक कंपनी क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है। एक एक वर्ड का ध्यान से मतलब समझो। एक पर्सन है मतलब क्या, देखो हर बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी कंसीडर किया जाता है, सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया जाता है आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ। लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर बिजनेस को सेपरेट कंसीडर किया जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो जब आप बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हो तो बिजनेस क्या एंट्री करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि बिजनेस वहां पर सेपरेट है ओनर से और वहां पर वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है कि उसके पास कैश आया और बदले में लाइबिलिटी आई टुवर्ड्स द ओनर, राइट। तो यहां पर ये दोनों सेपरेट होते हैं और लॉ में रजिस्टर्ड होने के बाद हर बिजनेस को सेपरेट कंसीडर किया जाता है। तो एक पर्सन की आइडेंटिटी दी जाती है, इसको एक सेपरेट पर्सन कंसीडर किया जाता है। आर्टिफिशियल है, ब्रॉडली इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो आप बोलते हो कि एक पर्टिकुलर कंपनी की बिल्डिंग है, सर आप क्या बात कर रहे हो, हम कंपनी को छू सकते हैं। आप जाकर छू सकते हो किसी भी कंपनी की बिल्डिंग को, तो बेटा आपने वो बिल्डिंग छुई है, कंपनी थोड़ा ना छुई है। कंपनी इनविजिबल है, कंपनीज की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कहां है, आइज ऑफ लॉ। सिर्फ कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है वो, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इनटेंजिबल उसको कंसीडर किया जाता है, इनविजिबल होता है और आर्टिफिशियल होता है और उसको एक सेपरेट पर्सन कंसीडर किया जाता है आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ। ओके, अ कंपनी यूजुअली रेजेस इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और कंपनी हमेशा अपने जो पैसा है वो जनरली, यूजुअली लिखा हुआ है तो जनरली अपना पैसा वो शेयर्स से मंगाते हैं। देखो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लॉ में एग्जिस्टेंस है, डेफिनेटली उसको अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है जहां के जिसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। फंडिंग के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यूजुअली वो शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं। जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, अपनी कैपिटल बेच देते हैं, अपने बिजनेस की जो पूंजी है, अपने बिजनेस की जो ओनरशिप है उसको सोल्ड आउट कर देते हैं और उसके हिसाब से कुछ पैसा जनरेट करते हैं पब्लिक से। ओके, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें ऑथराइज क्या होता है वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। एंड डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा, डेट कैपिटल इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली कंपनी के पास ब्रॉडली 2 सोर्सेज हैं, या तो शेयर से पैसा वो अरेंज करते हैं, इसके अलावा डेट से मतलब डिबेंचर से पैसा वो रेज कर लेते हैं, राइट। तो ये दोनों सोर्सेज हैं जहां से कंपनी पैसा रेज करती है टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये जस्टिस मार्शल की जो डेफिनेशन है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल आप उसको याद कर लेना, वर्ड्स को आगे पीछे कर सकता है और एमसीक्यूज ड्राफ्ट कर देगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसलिए मैं एक एक चीज को बड़े बारीकी से यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि गलती सीबीएसई की नहीं है, गलती आपकी है कि आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करके नहीं देखते हो और वहीं से वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स, सेंटेंसेस उठाकर कोई एमसीक्यू फ्रेम कर देते हैं और आप वहां पर चकरा जाते हो, राइट। तो मैं ब्रॉडली बात करता हूं फीचर्स ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहली चीज एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब होता है कि बेटा ये इन्फोर्स बाय लॉ है, इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है। हर एक्टिविटी
एक लॉ के अंडर इनकी परफॉर्म की जाती है। अ कंपनी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, कंपनी की जो अस्तित्व है वो किसकी वजह से है सर? एग्जिस्टेंस लॉ की वजह से है। लॉ के प्रोविजंस को फॉलो किया गया है तब उसकी जो है एग्जिस्टेंस है, फ्रॉम टाइम टू टाइम जनरली। ठीक है, तो प्रोविजंस अपडेट होते रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन किस में हुई है सर? कंपनीज एक्ट में हुई है, राइट। और कंपनीज एक्ट में टाइमली जो भी अमेंडमेंट आएंगी ना, वो सारी अमेंडमेंट्स हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कंपनीज एक्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल है। इसमें जो भी अमेंडमेंट आएंगी एक्ट के अंदर वो कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। जनरली इन इंडिया द कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज के सेपरेट लॉ हैं, बट कंपनीज की रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर कंपनीज लॉ के अंदर होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर होती है। ओके, तो जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी उन अमेंडमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, एज पर कंपनीज एक्ट चलना पड़ेगा। अमेंडमेंट आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, कि लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अ कंपनी इज हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी व्हिच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। सिंपल सी बात है, लॉ में एग्जिस्टेंस है, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक सेपरेट पर्सन की तरह एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसकी एक सेपरेट एंटिटी की तरह उसको कंसिडर किया जाता है। उसका ओनर से, शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसों का लेना देना है। पैसा आया तो मैं कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, है ना, वो सब आपको पता है। तो अल्टीमेटली हर बार इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव होता जाता है और आप क्या करते हो? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते चले जाते हो। अल्टीमेटली कंपनी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ जो कैपिटल का पैसा आ रहा है, हर इंस्टॉलमेंट के साथ मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल बिजनेस में आप क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कंपनी की सिनेरियो में क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है कि नहीं? पहले मांगते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली शेयर कैपिटल जाकर क्रेडिट होती है। हर इंस्टॉलमेंट के साथ देखोगे आप कि शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करते जा रहे हो। पर्पस इज दिस कि हर बार जो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है, अल्टीमेटली बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अल्टीमेटली जिस दिन बिजनेस डिसॉल्व होगा, खत्म होगा, वो सारा पैसा किसका है? ओनर का है। तो यहां पर दोनों को सेपरेट कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है, इट कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, और ये सेपरेटली किसी भी प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकती हैं। कंपनी के नाम पर कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। ठीक है, बिकॉज वो लॉ में रजिस्टर होने के बाद एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह काम करती है। इट कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, इवन ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन इट्स ओन नेम। तो कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन हो सकते हैं क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे किसी पर्सन का अकाउंट होता है, वैसे ही कंपनी के नाम पर कोई अकाउंट ओपन हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं एक सेपरेट आइडेंटिटी कंसीडर किया जाता है उसको, राइट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कंपनी एंटर हो सकती है, क्यों? क्योंकि उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, राइट। तो इसमें ओनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेपरेट कंपनी की भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आगे देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसा कि पार्टनरशिप ने आपने पढ़ा है, पार्टनरशिप में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनीज में क्या होता है? कंपनीज में इंडिविजुअल शेयर होल्डर का जितना पैसा लगा हुआ है ना, वो उतने के लिए लायबल है। ठीक है, जितना पैसा लगा हुआ है ओनर का, वो उतने के लिए ही लायबल है, उससे ज्यादा उनका पैसा नहीं डूब सकता, राइट। बट पार्टनरशिप में क्या होता है? अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी ज्यादा है तो बेटा पर्सनल एसेट तक सोल्ड कर दिए जाते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, राइट। तो लिमिटेड लायबिलिटी है, द लायबिलिटी इन द ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। जहां तक पैसा अनपेड है, तो कहने का मतलब है जितना पेड अप है वहां तक, हेल्ड बाय देम। तो एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर ने मान लो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 10,000 रुपए दे दिए कंपनी को, उसके बाद का पैसा नहीं दिया, तो सिंपल सी बात है वो कितनी लायबिलिटी है उसकी? उसकी लायबिलिटी है बेटा जितना उसने पे किया है। कहने का मतलब उसने 10,000 पे करे हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसका मैक्सिमम पैसा उतना ही डूब सकता है, उससे ज्यादा उसके पर्सनल एसेट बेचने की बात नहीं आएगी अगर कंपनी के साथ कोई अनसर्टेनिटी होती है तो। ओके, इन केस ऑफ द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। कभी कभार क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, तो गारंटी की जब सिनेरियो होगा तो गारंटी वाले पार्ट में मैं याद रखना बेटा कि लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वहां पर लायबिलिटी फिक्स की जाती है इसके मेंबर्स की, वो जितनी गारंटी दे रहे हैं ना, फिर वो उतने के लिए लायबल है। ठीक है, बाय देम इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाउंड अप। तो जब कंपनी बंद होगी
ठीक है, कंपनी बंद होगी, कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा एक्सटेंड करेंगी, तो जिसने जितनी गारंटी दे रखी है वो उतने के लिए लायबल होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, सो होपफुली यहाँ तक समझ में आएगा। आगे चलते हैं, चलिए अब फीचर्स में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। Now, what is this perpetual succession? The company, being an artificial person created by law, continue to exist irrespective of the change in its member. तो मेंबर्स में आना जाना लगा रहेगा, सेल ऑफ शेयर होते रहेंगे, शेयर्स पहले किसी और के पास थे, उसके बाद उसने किसी और को बेच दिए, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, मेंबर्स बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस फॉर एवर होती है। अ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ। तो कंपनी की एग्जिस्टेंस जब भी खत्म होगी, बाय लॉ खत्म होगी, जब आप उसको वाउंड अप करोगे, राइट। एंड द दैट और insanity or insolvency of any member of the company is no way affected the existence of the company. तो बेसिकली किसी शेयर होल्डर की डेथ होती है, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है शेयर होल्डर के साथ, उससे फर्क नहीं पड़ता और कंपनी पर इसकी कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, एग्जिस्टेंस पर कोई भी अफेक्ट नहीं आने वाला। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूज। तो कंपनी चलती रहेगी, ठीक है, और मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनके साथ कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है वो अल्टीमेटली कंपनी को अफेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन। नाउ व्हाट इज कॉमन सील? द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, देयरफॉर every company is required to have its own seal which act as a official signature, okay, and of the company. Any document which does not carry the common seal of the company is not binding on the company. तो बेसिकली कंपनी की एक सील होती है, आप उसे मोहर कह सकते हो, वैसे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, राइट। तो प्रैक्टिकली बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, और वो जो साइन होते हैं ना, बेसिकली उसी को आप कॉमन सील बोल रहे हो। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ में इसकी एग्जिस्टेंस है, तो जब भी कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी के नाम पर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो डेफिनेटली वहां पर कंपनी के सिग्नेचर होने चाहिए, कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो सिग्नेचर वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, तभी कंपनी बाउंड हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बेसिकली उसका एक कॉमन सील होता है, एक कॉमन सिग्नेचर होता है, ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर जिसको आप बोल सकते हो। देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील। हर किसी के पास अपने डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, या मैं बोलूँ अपनी कॉमन सील होती है। ऑफिशियल सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है कंपनी के, और डॉक्यूमेंट्स पर वो होने बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग द कंपनी। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसमें कंपनी की मोहर नहीं है, कंपनी की सील नहीं है, कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, सो मेक श्योर आप उस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है, तो डेफिनेटली उसके अपने सिग्नेचर भी होंगे, राइट। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी होती है यहाँ पर, जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। द परमिशन ऑफ द कंपनी और द कंसेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर कंपनी की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली शेयर्स को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, राइट। बट द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कैन प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द ट्रांसफर ऑफ शेयर विल बी मेड। बट कंपनी के आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के ग्रंथ होते हैं, आप इसको बोल सकते हो, MOA और AOA, ये इंटरनल मैटर्स के लिए होता है, ये सारे एक्सटर्नल मैटर्स कंसीडर करते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्लॉज वगैरह बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जनरली इंटरनल मैटर्स आते हैं, तो आर्टिकल के अंदर अगर मेंशन है कि ट्रांसफरेबिलिटी किस तरीके से होगी शेयर्स की, तो डेफिनेटली फिर उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ओके। उसके बाद है मे सू और मे बी स्यूड। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब, देखो, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर्स। तो कंपनी बेटा अपने नाम पर किसी के साथ केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर, देखो सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट सिग्नेचर है, बिल्कुल सेपरेट पर्सन की तरह कंसिडर किया जा सकता है, और यहाँ पर कंपनी चाहे तो किसी पर केस कर सकती है, और कोई बाहर वाला भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, डायरेक्ट कंपनी के ऊपर, राइट। A company being a legal person can enter into contract and can enforce the contractual rights. Contractual rights को enforce कर सकते हैं वो। कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर आया तो उसको भैया वो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है वो सामने वाली पार्टी को बाइंड कर सकती है, बिकॉज एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट पर्सन है, उसके अपने सिग्नेचर हैं, ठीक है, और बेसिकली लॉ में उसकी एग्जिस्टेंस है, तो उसको एक सेपरेट पर्सन की तरह कंसिडर कर सकते हैं और कंपनी केस कर सकती है सीधा,
राइट। और बाहर वाला कंपनी के ऊपर कर सकता है। इट कैन बी सू एंड बी सूड। बी सूड मतलब कि बाहर वाला कर सकता है इन इट्स नेम, ठीक है। तो कंपनी के नाम पर केस किए जा सकते हैं इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी। तो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर हुई, उसमें कोई भी खामी आती है, कमी पेशी आती है, तो कंपनी केस कर सकती है या बाहर वाला कंपनी पर केस कर सकता है, डायरेक्ट कंपनी पर, ओके, बिकॉज एक सेपरेट पर्सन होता है कंपनी। अब आगे चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। नाउ कितने तरह की कंपनियां होती हैं, ध्यान से देखिए। कंपनी कैन बी क्लासिफाइड either on the basis of the liability of its member or on the basis of number of members। तो बेसिकली किस बेसिस पर आप इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, तो लाइबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, इसके अलावा नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर के बेसिस पर आप 3 तरीके से इसको क्लासिफाई करते हो। 3 तरीके से क्लासिफाई कौन कौन सी हैं? पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ये कौन सी कंपनी होती है सर, ध्यान से देखो। In this case, the liability of its member is limited to the extent of nominal value of the shares held by them। nominal value मतलब क्या? 10 रुपए पर शेयर, या जो भी उसने शेयर की वैल्यू होल्ड कर रखी है वो उतने के लिए लाइबल होता है। दैट इज लिमिटेड बाय शेयर। जितने शेयर होल्डर ने जितने शेयर खरीदे हैं, मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैंने 10,000 शेयर्स परचेज किए हुए हैं और उसके अगेंस्ट मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो मेरा मैक्सिमम कितना डूबेगा? मेरा 10 लाख रुपए डूबेगा। दैट इज व्हाट लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके। इफ अ मेंबर हैज अ पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर, तो नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है? 10 रुपीज, या मैं बात करूं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। तो जितने भी शेयर्स हैं उस पर 10 रुपए मैक्सिमम, अगर मैंने पूरा दे रखा है, फुल अमाउंट पे कर रखा है, तो 10 रुपए मेरा मैक्सिमम कितना डूबेगा? 10 ही डूबेगा। दैट इज व्हाट लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके। तो लाइबिलिटी के अंदर पहला सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या? शेयर होल्डर ने जितना पैसा दे रखा है उसका उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा उसको आप बाइंड नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल एसेट भी सोल्ड करे, ओके। There is no liability on his part whatsoever. Maybe for the debt of the company, he need not to pay single पैसा from his private properties। तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर वो सिंगल रुपी पे नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि उसका मैक्सिमम जितना उसने शेयर्स परचेज करे हुए हैं उतने शेयर्स के लिए लायबल है, उसका उतना ही पैसा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उसके प्राइवेट एसेट्स को नहीं बेच सकते। However, if there is any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up। ठीक है। तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो लाइबिलिटी कब हो सकती है? वाइंडिंग अप के टाइम पे आ सकती है, लाइबिलिटी सामने आ सकती है एग्जिस्टेंस। और जो भी होगी लाइबिलिटी कभी भी हो, डजेंट मैटर, बट अगर लाइबिलिटी आती है या पैसा डूबता है, कंपनी बर्बाद होती है, तो उसका मैक्सिमम बेटा उतना ही होगा, ओके। और कंपनी की बर्बादी बेटा जब भी होती है जब कंपनी की लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम पड़ जाते हैं। तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन भी जब भी आती है और इन दैट केस शेयर होल्डर का पैसा डूबता है तो उतना ही डूबेगा ना उन्होंने कंपनी में लगा रखा है। कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ व्हाट इज दिस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट अमाउंट अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप। तो देखो होता क्या है, डज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे ना कुछ शेयर होल्डर ने बोला होता है या गारंटी दी होती है कि अगर कंपनी के हालात ख़राब हुए तो हम मैक्सिमम इतनी की गारंटी ले रहे हैं, इतने पैसे हम और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी शेयर होल्डिंग के अलावा। तो जितनी गारंटी ले रखी है उतना दो फिर, है ना। कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन आएगी, कंपनी डूबेगी, लाइबिलिटी एक्सटेंड करेंगे, एसेट्स की वैल्यू कम पड़ जाएगी, तो उस टाइम जितनी गारंटी दे रखी है उतना पैसा फिर वो देंगे, ओके। तो ये था आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आगे देखिए, अब आता है अनलिमिटेड कंपनी। नाउ व्हाट इज दिस अनलिमिटेड कंपनी? When there is a no limit on the liability of its member, the company is called an unlimited company. When the company's property is not sufficient to pay off its debts, the private property of its member can be used for this purpose। तो भैया फिर ये एक ऐसी सिनेरियो है, ये एक ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर उनके प्राइवेट एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो सीधा सीधा मेंबर्स पर केस कर सकते हैं कि भैया मेरा पैसा दो। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया, और ऐसी कंपनीज इंडिया में नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कंपनी इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी आपको देखने को मिलती हैं जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो ये है, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो शेयर्स आपने जितने परचेज कर रखे हैं, अगर कंपनी घाटे में गई तो वो पैसा डूब जाएगा, बस। इसके अलावा आपको और कोई कंपनी इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी।
ठीक है, इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आया, अनलिमिटेड कंपनी समझ में आ गया, लिमिटेड बाय गारंटी समझ में आ गया, और आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर भी कंपनी को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। ध्यान से देखिए, तो पहली कैटेगरी क्या है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आप बोल सकते हो या पब्लिक कंपनी का नाम या आप यूज कर सकते हैं। पहचान ये है कि नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता, सिर्फ लिमिटेड होता है, तो दैट मीन्स वो पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी होती कौन सी है? सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या वो किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है तो प्राइवेट ही कंसीडर की जाएगी डेफिनेटली, फिर वो पब्लिक का पार्ट नहीं हो सकता। सब्सिडरी मतलब होता है कोई भी बिजनेस जो ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी के नाम के अंडर चल रहा है, दैट इज सब्सिडरी, आप उसको बोलते हो। ठीक है, होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी प्राइवेट है, तो डेफिनेटली उसकी सब्सिडरी भी प्राइवेट ही कंसीडर की जाएगी। इन दैट केस वो प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं हो सकती। ओके, सेकंड इज प्राइवेट कंपनी। नाउ व्हाट इज दिस प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मतलब होता है, प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज बाय विच इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जिसके अंदर उसकी काम करने की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। उसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर। पहले हमने क्या पढ़ा, जब पब्लिक कंपनी है तो वहां पर फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद अब प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, यहाँ पर 2 पर्सन हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन। इसके अलावा 1 पर्सन कंपनी भी होती है, ओपीसी। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी भी बाद में आई थी। अब ये 1 पर्सन कंपनी क्या है, नीचे देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मिनिमम 2 पर्सन है तो कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक्सक्लूडिंग मेंबर्स, एम्प्लॉइज। उसके बाद है 1 पर्सन कंपनी। नाउ व्हाट इज दिस 1 पर्सन कंपनी? 1 पर्सन मतलब कंपनी, मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल पर्सन जो कि पूरी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। हो सकती है, बन सकती है। कैसे बन सकती है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013 defines OPC as a company which has only 1 person as a member। तो उसमें 1 person, एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या क्या हैं ध्यान से देखिए। ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। तो इंडिया के अंदर होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वही 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, तो रूल्स में मेंशन है। इट कैन नॉट कैरी एनी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो एनबीएफसी कोई रन नहीं कर सकते, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कोई भी आप रन नहीं कर पाओगे अगर 1 पर्सन कंपनी आप हो तो। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के लिए आप नहीं कर सकते। एनबीएफसी होते क्या है बेसिकली, ये लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप इसको कंसीडर कर सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोला हुआ है, तो आप एनबीएफसी जैसे बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, 3 सालों की एवरेज एनुअल टर्नओवर निकालें तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सिनेरियो है, इनको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, देन यू कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। नाउ व्हाट इज दिस शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी? कंपनी देखो, अभी ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई पढ़ाता भी नहीं है जनरली, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, बाई चांस सीबीएसई है, पेपर फ्रेम करती है, एमसीक्यूज का लेवल थोड़ा सा भी अप डाउन कर दिया उन्होंने, तो यहाँ से वो कुछ भी पिक कर लेंगे और एमसीक्यूज में दे सकते हैं। इस वजह से मैं चीज़ों को कवर करके चल रहा हूँ, आप बस क्या करना, फटाफट फटाफट से देखते जाना कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, उनकी अपनी ओन कैपिटल नहीं होती। ठीक है, विच हैज़ नेसेसरी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेवरल पर्सन, तो बेसिकली आप डिफरेंट पर्सन से पैसा रेज करते हो, मतलब शेयर होल्डर से पैसा रेज करते हो, दीज पर्सन नोन एज शेयर होल्डर्स, और डेफिनेटली उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। एंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, और जो पैसा लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी लार्ज, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड अप फॉर ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और सबके लिए हम जो है सेपरेट हम जो है शेयर कैपिटल अकाउंट
ओपन नहीं कर सकते, सेपरेट उनका कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि पार्टनरशिप में आप करते हैं। पार्टनरशिप में सबका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनता है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेंस एन्यूमरेबल स्ट्रीम ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मर्ज देयर आइडेंटिटीज इन द कॉमन कैपिटल नोन एज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होती है, ये पता होना चाहिए बेटा आपको कि बहुत सारे शेयर होल्डर हैं और बहुत सारे शेयर होल्डर का इन सबका सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, सबको मर्ज करके हम एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज व्हाट शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट आप देखते हो कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जब तक कि कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर डिफॉल्ट नहीं कर रहा, उसमें बेटा हम शेयर कैपिटल को रिवर्स करते हैं। तो हम सबकी शेयर कैपिटल को एक सिंगल अकाउंट के थ्रू कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा किया जाता है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर एमसीक्यू ड्राफ्ट हो सकता है, बिकॉज सीबीएसई ने चीज़ें दी हैं तो बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। आगे देखो, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। अब कैटेगरी क्या है शेयर कैपिटल की, अब मैं आपको ना इतनी सारी थ्योरी ना पढ़ाकर आपको बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ ऑथराइज कैपिटल। नाउ व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि एमओए, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, उसके अंदर एक कैपिटल क्लॉज होता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो एमओए बनाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसका रेडी किया जाता है, जिसके अंदर कैपिटल क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज के अंदर उसकी ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू लिख दी जाती है। कहने का मतलब वो कंपनी की पूरी औकात है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल को लिखने के बाद उसमें से जितना पैसा, जितने शेयर्स आप मार्केट में इश्यू कर रहे हो फंड्स रेज करने के लिए, दैट इज व्हाट इशूड कैपिटल। ऑथराइज इज व्हाट, ऑथराइज कैपिटल जो कि फिक्स है, जो कंपनी की मैक्सिमम वेल्थ है, मैक्सिमम कंपनी की औकात है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज मतलब जो एज पर एक्ट या जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम जितनी कैपिटल वहां पर मेंशन करी थी, उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक वो मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज व्हाट ऑथराइज कैपिटल। अब मैंने आपको शॉर्ट में तो बता दिया, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इससे ज्यादा वो रेज नहीं कर पाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल, या मैं बोलूं रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों एक ही चीज है। ये वो है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है, कैपिटल क्लॉज के अंदर आपने मेंशन किया हुआ है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको बाद में अमेंड भी किया जा सकता है, इसको बाद में चेंज किया जा सकता है, बट उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, मीटिंग्स में सबके वोटिंग राइट्स लिए जाते हैं, देन उसको अमेंड किया जा सकता है। ओके, लेकिन ये एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा कंपनी मार्केट में इशू नहीं कर सकती। ऑथराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजोल्यूशंस वोटिंग होती है, वोटिंग के अकॉर्डिंग फिर ये काम होते हैं। कुछ भी अमेंडमेंट होती है तो वोटिंग करनी पड़ती है। इट शुड बी नोटेड दैट कंपनी नीड नॉट टू इशू इंटायर ऑथराइज कैपिटल फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ टाइम। एक बार में सारी ऑथराइज कैपिटल आप इशू नहीं कर सकते मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट जितनी है उतना इशू करो। इट मे इशू शेयर कैपिटल बट इन केसेस इट शुड नॉट बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो एक बार में आप सारी मत करो, अगर जरूरत है तो कर दो, बट वो ऑथराइज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 लाख आपने फिक्स कर रखी है ना, रजिस्टर्ड 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा मार्केट से पैसा रेज नहीं कर पाओगे। ओके, एक बस एक मैक्सिमम लिमिट है, ये आप याद रखना। उसके बाद इशूड कैपिटल, अब उसमें से जितना शेयर मार्केट में इशू कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप फंड रेज कर रहे हो, पैसा रेज कर रहे हो, दैट इज व्हाट इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए, खरीदने के लिए जितना आपने मार्केट में इशू किया है ऑथराइज में से, दैट इज व्हाट इशूड कैपिटल। ठीक है, इंक्लूडिंग द शेयर अलॉटेड टू द वेंडर एंड द सिग्नेटरी टू द कंपनीज मेमोरेंडम। ठीक है, द ऑथराइज्ड कैपिटल which is not offered for the public is called unissued capital। सिंपल सी बात है, 10 लाख की आपकी ऑथराइज कैपिटल थी। ठीक है, 10 लाख की ऑथराइज थी, इसमें से मान लो आपने 8 लाख की शेयर कैपिटल इशू करी जिससे आपने फंड्स रेज करे। तो जो नहीं करे वो कितने नहीं करे सर? 2 लाख नहीं करे। 2 लाख को हम क्या बोलते हैं? अनइशूड। ठीक है, तो अनइशूड क्या है यहाँ पर? 2 लाख, और जो इशूड है वो कितना है? 8 लाख। इससे ज्यादा नहीं कर सकता, दैट इज व्हाट ऑथराइज्ड। ओके, आगे देखिए, सब्सक्राइब्ड। अब आपने जो इशू किया ना, अब आपने जो इशू किया उस इशू में से भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, राइट। अब जनता कितना पैसा दे रही है, पब्लिक कितना पैसा दे रही है, आपने जो इशू किया उसमें से जनता ने कितने के लिए पैसा दिया, दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल इशूड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो पब्लिक ने
कितनों के लिए पैसा भेजा, दैट इज व्हाट सब्सक्राइब कैपिटल। और होता क्या है, इनिशियली बेटा एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन के बेसिस पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि आपकी एप्लीकेशन होती है उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि सब्सक्रिप्शन हमें इतना मिला है। मार्केट में 8 लाख इशू करा, लोगों ने 7 लाख के लेकर, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो 7 लाख किया दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। कम है और वही सब्सक्राइब्ड है, 7 लाख के लिए आया ना, दैट इज व्हाट सब्सक्राइब, जितना जनता ने पैसा भेजा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स के, दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो मैं ज्यादा ब्रॉड में नहीं जा रहा, आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब्ड फुल्ली बट पब्लिक द इशू कैपिटल एंड द सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी द सेम। हो सकता है कि सब्सक्राइब कैपिटल और इशू कैपिटल सेम हो, जब कुछ अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली पूरा पूरा हो सकता है। 8 लाख मार्केट में इशू कर रहा हूँ और 8 लाख का 8 लाख मेरे को पूरा पूरा पैसा मिल गया, दैट इज व्हाट इशूड इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड, ओके। इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली द सब्सक्राइब कैपिटल मे बी इक्वल टू और लेस देन द इशूड कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इशूड आप जितना कर रहे हो उससे कम होगा, सब्सक्राइब्ड या फिर उतना ही हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मार्केट में जितना इशू करोगे उतना ही तो मिलेगा, राइट। चलो अब आगे देखते हैं कॉल्ड अप। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड अप? कॉल्ड अप मतलब क्या कि आपने कितना पैसा मांगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स, दैट इज व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे। सिंपल सी बात, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, इसको कंपनी कुछ इस प्रकार मांगेगी। एप्लीकेशन पे मान लो कि 2 रुपये, अलॉटमेंट पर मान लो कि 3 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब ये तो सब बच्चों को पता है बेटा कि इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मान लो 5 रुपये। कंपनी ने ये मांगा, लोगों ने दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ये दे दिया। ये नहीं मांगा, जो मांगा वो कितना है सर? 5 है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेटा कॉल्ड अप। समझ में आया? जो मांगा है, क्वेश्चन में आपको क्लियर मेंशन होता है, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर उस वीडियो को देखो। इशू ऑफ शेयर मैंने क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से सारे केस उसके अंदर कंसीडर किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को अगर नहीं किया है तो, ओके। तो कॉल्ड अप मतलब क्या? 10 रुपये टोटल मांगने थे, 2 मांगे, 3 मांगे, तो 5 आ चुके हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि कहां तक कंपनी ने पैसा मांगा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अप। क्वेश्चन में जो आप एरियर वाला क्वेश्चन करोगे तो उन क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपये नहीं मांगे, मतलब कहने का मतलब लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट जनरली क्वेश्चन जो एरियर वाले होते हैं उसमें नहीं मांगते, या फिर प्रोराटा या फॉर फीचर वाला जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर मांगे ही नहीं होते लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट। तो जहां तक मांगी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर। तो वो सारा प्रैक्टिकल सिनेरियो है, वो आप जाकर वीडियो को जरूर देखो। तो बेसिकली देखो, अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। इफ द फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू मान लो 10 रुपये, देखो यहाँ पर दे रखा है, एंड द कंपनी हैज कॉल्ड अप ओनली 7 रुपये। तो कंपनी ने सिर्फ मांगे कितने हैं? 7 मांगे हैं, ठीक है। इन दैट सिनेरियो द कॉल्ड अप कैपिटल इज 7 रुपये। तो सिंपल सी बात है, 7 रुपये मांगे हैं तो 7 रुपये हमारी कॉल्ड अप है, और जो रिमेनिंग नहीं मांगे दैट इज व्हाट आप अनकॉल्ड बोलते हो इसको, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? अनकॉल्ड बोलते हो, जो मांगे ही नहीं। जो मांगे दैट इज यहाँ पर मेरे केस में, मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पर 5 हैं, बट जो आपका बुक में एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें 7 रुपये, ओके। उसके बाद व्हाट इज पेड अप? नाउ व्हाट इज पेड अप, ध्यान से देखो। मैंने मांगे 5, अपने एग्जाम्पल में मैंने मांगे 5, 10 में से एप्लीकेशन का मांगा, अलॉटमेंट का मांगा। एप्लीकेशन का तो मिल गया, ये नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला। नाउ व्हाट इज पेड अप? मैंने मांगा 5, जनता ने सिर्फ 2 रुपए दिया है। नाउ दिस 2 रुपीज इज व्हाट? पेड अप। समझ में आया? जनता ने जितना पैसा दिया है वो हम बोलते हैं पेड अप। इट इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। एक्चुअली मेरे पास कितना आया? सिर्फ 2 रुपये आया, मांगा मैंने 5 था, मेरे पास सिर्फ 2 रुपये रिसीव हुए। 2 रुपये इज व्हाट? पेड अप, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि मांगा ही नहीं, तो ये होता है बेटा आपका अनकॉल्ड अप, ठीक है। जो मांगा ही नहीं, कंपनी ने मांगा ही नहीं, दैट इज व्हाट अनकॉल्ड। उसके बाद रिजर्व कैपिटल, अब ये सीखने वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। रिजर्व कैपिटल, अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी की जब खस्ता
खस्ता हालत होगी, वाइंडिंग अप की सिचुएशन आएगी, तो जो पैसा नहीं मांगा ना, कंपनी जब मांग सकती है। नाउ अनकॉल्ड में से वो पोर्शन, अनकॉल्ड का ही होता है वो पोर्शन जो मांगा नहीं, ठीक है। तो अनकॉल्ड ही है, अनकॉल्ड कैपिटल को ही जनरली उसी में से क्या करते हैं, कुछ रिजर्व कैपिटल क्रिएट की जाती है। सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। बस पर्पस बदल गया। होता क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है, 5 रुपए मैंने नहीं मांगे थे, इसी के पीछे पर्पस ऐड कर दिया कि जब मांगूंगा जिस दिन हालत खराब होगी। नाउ दैट इज व्हाट रिजर्व कैपिटल, सिंपल, ठीक है। पर्पस समझ में आना चाहिए, बस पर्पस की वजह से इसका पूरा सिनेरियो बदल गया, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। फॉर द कंपनी इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो उधारदाताएं जो हैं हमारे लिए, जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, लाइबिलिटी जिस दिन एक्सटेंड कर जाएंगी, बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाएंगे, हालत बिजनेस की खराब हो जाएगी, तो लास्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट अभी हमने मांगी नहीं है, हम कौन, कंपनी, हमने नहीं मांगी, हम उस टाइम मांग लेंगे, ठीक है। तो वाइंडिंग अप के पर्पस से कुछ पैसा अनकॉल्ड है, दैट इज व्हाट रिजर्व कैपिटल। आगे देखो, नाउ लेट अस टेक एन फॉलोइंग एग्जांपल एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब ये ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये एग्जांपल के थ्रू यहां पर मैं एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा, एक बैलेंस शीट का टुकड़ा, या मैं बोलूं एक नोट्स टू अकाउंट। होता क्या है कि क्वेश्चन में एंट्रीज पूछी जा रही हैं, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपसे एंट्रीज पूछी जा रही हैं, और साइमल्टेनियसली नीचे बोल रहे हैं कि एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट भी बनाइए, और वहां पर गलती हो आप सबसे ज्यादा गलतियां, आप, मैं बताऊं कहां पर गलती करते हो, आप गलती करते हो सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप वाली जो कैलकुलेशन है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें सबसे ज्यादा गलती करते हो। और क्यों गलती होती है, बिकॉज आपने क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, या कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया। कॉल्स प्रोराटा पर है, मतलब प्रोराटा का सिनेरियो है, वहां पर कितना पैसा एक्सटेंड कर रहा है, वहां पर सिंपल सिनेरियो होता है बेटा, जितना पैसा कंपनी को मिल चुका है उसमें से अनकॉल्ड, सॉरी अनपेड आप माइनस कर दो, सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप, आपका नेट अमाउंट निकल कर आता है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं और आप उसको लेकर होते हो कंफ्यूज। इसीलिए मैंने बोला वो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस की, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो वीडियो अवेलेबल है, उसको जाकर जरूर देखो क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन के चैनल पर। ओके, तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। सनराइज कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज अ रजिस्टर्ड कैपिटल एज 40 लाख। तो रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है इनकी, 40 लाख। मतलब ये क्या है, ये बेटा एक रजिस्टर्ड कैपिटल है, कहने का मतलब यही हमारी ऑथराइज कैपिटल है, यस और नो, हाँ सर यही ऑथराइज कैपिटल है। डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है, 10 रुपए का एक शेयर है। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 लाख शेयर्स। अब कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं सर, कंपनी ने ऑफर करे हैं 2 लाख, कहने का मतलब है 50% का इशू निकाला है कंपनी ने। 4 लाख टोटल था, उसमें से 2 लाख मार्केट में इशू कर रहे हैं पैसा रेज करने के लिए। मांगा कुछ इस प्रकार है, 2 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए अलॉटमेंट पर है, और 3 ही रुपए मेरे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, फर्स्ट एंड बैलेंस ऑन द कॉल, बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो कहने का मतलब है ये हो गया 6 और 2 8 और 2 रह गया बेटा, तो फाइनल कॉल पर भी हमारे यहाँ पर 2 रुपए होंगे। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 2,50,000 शेयर्स। नाउ दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल आप इसको बोल सकते, राइट, वो इशूड थी, ये सब्सक्राइब्ड। आगे देखो, द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख शेयर। देखो कंपनी ने इशू 2 लाख का किया है, तो कंपनी तो फाइनलाइज कितने का करेगी, 2 लाख का ही करेगी। 2 लाख का इशू किया, 2 लाख ही हम पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी वो क्या कर दिया, बाकी को रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उनको कुछ नहीं दे रहे, टाटा बाय बाय। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, और कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी। अब फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो फाइनल कॉल क्या है बेटा, ये फाइनल कॉल जो नहीं मांगी है ना, ये फाइनल कॉल ही तो हमारी अनकॉल्ड है, राइट। द कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। वेयर कॉल मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड, तो 2000 शेयर्स पर कॉल का पैसा नहीं आया। फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, तो हमारी एक कॉल बच गई, कौन सी, फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कॉल पर 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया है, ठीक है जी। सिंपल सिनेरियो है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है, राइट। ये तो मांगा ही नहीं, और 2000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। द अबव अमाउंट विल शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द सनराइज कंपनी। अब इसको कुछ हम नोट्स टू अकाउंट में एक तरीके से शो करेंगे,
और यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। आपकी एंट्री सारी करेक्ट हैं, आपने टेबल वेबल बहुत अच्छे से बनाई है, पूरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बट लास्ट में आते आते जैसी बैलेंस शीट बनाते हो और बैलेंस शीट में आता है सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप, और वहां पर जा करते हो आप गलती। इस गलती को समझो और इस गलती को आगे नहीं होनी चाहिए, उस पॉइंट पर फोकस करो। नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट पता है, शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम ऑथराइज मेंशन करते हैं जो कि 4 लाख है, 10 रुपए के हिसाब से मतलब 40 लाख। दो चीजें हैं, सबसे पहले आता है इशूड, तो मार्केट में इशू कितना किया, 2 लाख शेयर इंटू 10 मतलब 20 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप को बात करते हैं हम। तो 2 लाख शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से बनते हैं, बट मांगे कितने हैं, मांगे तो हमने 8 हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर क्या शो करूंगा, मैं यहां पर वो शो करूंगा जो एक्चुअल पैसा आया है, आया ना, राइट। तो 10 रुपए तो चलो ठीक है, वो तो फेस वैल्यू आया थोड़ा ना उतना। 2 लाख शेयर्स पर कितने आए हैं सर, 8 रुपए के हिसाब से तो मांगे आपने, क्योंकि लास्ट तो कॉल मांगी नहीं, लिखा था ना लास्ट कॉल तो मांगी नहीं, लास्ट मतलब फाइनल कॉल। अब देखो 2 लाख शेयर्स पर 8 रुपए नहीं, 8 रुपए आए हैं, तो मतलब 2 लाख मतलब कितना हो गया, 16 लाख रुपए हो गए। 16 लाख भी पूरे नहीं आए हैं, इसमें भी एक और प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है, 2000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, बस उसको कर दो माइनस, खत्म, कॉल्स इन एरियर। बस इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं सोचना होता, सीधा माइनस करके ये आएगा आपका, और शेयर कैपिटल में आप इसको पुट कर दोगे, राइट। तो 15,94,000 इस कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा आप गलती करते हो। तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, कैलकुलेशन करो, सिर्फ एरियर वाला पार्ट है जो कि आपको लेस करना है, और ये याद रखना कि मांगा कितना है और कितने शेयर आपने इशू किए, दैट्स इट। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब आगे देखिए, नेचर ऑफ क्लासेस, नेचर ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो कितने तरह के आपको शेयर्स देखने को मिल सकते हैं। शेयर्स रेफर्स टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो बेसिकली कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल जो डिवाइडेड होती है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, वो हम देखते हैं आगे क्या क्या है वो, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक यूनिट कंसीडर किया जाता है। शेयर मतलब क्या होता है, एक यूनिट, ठीक है। आपके पास 10 लाख की पूरी ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से आपने कुछ इशू करी है, अब उसमें से भी क्या कर रहे हो आप, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा ले रहे हो। नाउ दैट स्मॉल पार्ट इज व्हाट, स्मॉल यूनिट इज व्हाट, फेस वैल्यू बोलते हो, या फिर एक शेयर का जो प्राइस होता है उसको आप बोलते हो, ठीक है। तो उसी को हम शेयर कंसीडर करते हैं। दस अ शेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। तो बेसिकली वो क्या शो करता है, ओनरशिप इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी थ्रू शेयर्स कॉल्ड शेयर होल्डर, और इसको अल्टीमेटली बेटा ओनर कंसीडर किया जाता है। पर शेयर के हिसाब से 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, इस हिसाब से शेयर्स का पैसा कंपनी मांगती है और जनता पे करती है। उस पैसे को कंपनी यूज करती है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, प्रॉफिट्स जनरेट करती है, देन डिविडेंड पे आउट करती है। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर इन विच इट इज डिवाइडेड इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 10 लाख की आपकी ऑथराइज कैपिटल है, 100 रुपए का आपका एक शेयर है, डिवाइड कर दो, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। या फेस वैल्यू आप 10 रुपए रख रहे हो, एक शेयर की प्राइस आप 10 रुपए रख रहे हो, टोटल ऑथराइज कैपिटल आपकी 10 लाख है, डिवाइड बाय 10 कर दो, अकॉर्डिंगली आप पता कर पाओगे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। ओके, सो वो सब जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख दिया जाता है। बट द क्लासेस ऑफ शेयर इन विच द कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनी कैन इशू 2 टाइप ऑफ शेयर्स। ध्यान से देखना, मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, बट वो किस क्लास के होंगे, किस क्लास के होंगे मतलब प्रेफरेंस होंगे या इक्विटी होंगे। अब ये ना इसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस हैं बेटा, और उनके अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं। शेयर्स भी 2 तरह के देखे जाते हैं, कौन कौन से, अब उसके बारे में कहाँ लिखा होता है, उसके बारे में लिखा होता है बच्चे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके अंदर से बेटा एमसीक्यू ड्राफ्ट कर देते हैं, फिर आप बोलते हो पेपर तो बड़ा टफ आया था। कुछ नहीं आया था टफ, एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ दे रखा है, बस आपने एक बार गो थ्रू नहीं करी, ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट द कंपनी कैन इशू 2 टाइप ऑफ शेयर। तो कंपनी यहाँ पर 2 तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। पहला होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर। ये कहाँ लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। नंबर ऑफ शेयर कहाँ लिखे होते हैं,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे होते हैं। याद रहेगा? हाँ सर। अब सर ये बता दो फटाफट फटाफट कि प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं और इक्विटी शेयर कौन से होते हैं। तो आइए समझे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं। According to Section 43 of the Companies Act 2013, a preference share is one which fulfills the following condition. ये condition अगर fulfill होती हैं तो वो preference share है। That it carries a preferential right to dividend to be paid either as the fixed amount payable to the preference shareholder or an amount calculated by a fixed rate of the nominal value of shares, nominal value of each shares before any dividend is paid to the equity shareholder. कुछ नहीं होता, इसमें एक प्रेफरेंशियल राइट मिलता है 10% प्रेफरेंस शेयर, कुछ इस तरह से इनका नाम भी मैं पता होगा आपको, ठीक है। एक स्पेसिफिक परसेंटेज मेंशन होता है, ये फिक्स परसेंटेज होता है। इस परसेंटेज के हिसाब से हर शेयर होल्डर की कैलकुलेशन कर ली जाती है कि कितने शेयर उसने परचेज किए हुए हैं। अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी टोटल नॉमिनल वैल्यू निकल कर आती है, जितने के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, उसका 10% एक फिक्स डिविडेंड उसको पे किया जाता है। और ये फिक्स होता है, ये पे करना ही पड़ेगा बिफोर प्रोवाइडिंग डिविडेंड टू इक्विटी। सबसे पहले इनको प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे किया जाता है। दैट इज व्हाट प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास एक एडिशनल होता है, दैट इज व्हाट डिविडेंड, टू रिसीव डिविडेंड। इसके अलावा और क्या होता है? दैट विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी। तो इक्विटी वालों की हालत खराब है इस मामले में, समझ रहे हो? एक तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा उनको, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। और कंपनी को बेटा प्रेफरेंस शेयर महंगे पड़ते हैं क्योंकि एक फिक्स ऑब्लिगेशन है, वहां पर देना ही पड़ेगा डिविडेंड, राइट? एक फिक्स डिविडेंड पे करना ही पड़ता है। और इक्विटी वाले की सिनेरियो में क्या है? इक्विटी वालों के सिनेरियो में कंपनी जब सरप्लस जनरेट करती है, जब कंपनी को लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया, उसके बाद वो एजीएम करते हैं, देन वो डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, देन पे आउट करते हैं। उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उनको डिविडेंड पे करना ही है इक्विटी शेयर के सिनेरियो में, बट प्रेफरेंस के अंदर देना पड़ता है। ये प्रेफरेंशियल राइट है। इसके अलावा जिस दिन कंपनी बंद होगी ना, जिस दिन कंपनी बंद होगी, पैसा वापस करने की जब बात आएगी, सबसे पहले पैसा वापस करेंगे प्रेफरेंस शेयर वालों का। दैट इज व्हाट, इनके पास एक और प्रेफरेंशियल राइट है कि रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले इन्हीं को की जाती है, इक्विटी शेयर वालों को बाद में देखते हैं। और क्या क्या है, ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। However, notwithstanding the above two condition, a holder of a preference shares may have a right to participate fully or to a limited extent in the surplus of a company as specified in the memorandum or article of the company. Thus, preference shares can be participating and non-participating. Similarly, these share can be cumulative, non-cumulative, redeemable और irredeemable. अब ये क्या बला है सर, इनको भी बताओ, ध्यान से देखो। अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो ब्रॉडली आपने यहाँ पर 6 तरह के नाम बताए हैं सर, और ये 6 के 6 में बताओ ये होते क्या से हैं। देखो, उन कंडीशन के अलावा यहाँ पर और भी प्रेफरेंशियल राइट्स हैं। ये पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? अगर कंपनी अच्छा सरप्लस जनरेट करती है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिलती है। एक तो फिक्स डिविडेंड मिल रहा है सर, उसके बाद सरप्लस भी मिलेगा। सरप्लस अगर जनरेट किया तो बेटा उसमें से भी हिस्सेदारी मिलती है। दैट इज व्हाट पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को फिर वो सरप्लस में से कुछ नहीं देते, बट पार्टिसिपेटिंग वालों को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वालों को सरप्लस में से भी कुछ मिलेगा, वो पार्टिसिपेटिंग है। सरप्लस में से कुछ नहीं देंगे, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा। दैट इज व्हाट नॉन पार्टिसिपेटिंग। नाउ व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव? देखो, क्यूमुलेटिव का मतलब समझो। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही देना है इन केस कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे जनरेट नहीं करे किसी साल। तो उनका जो डिविडेंड का जो पोर्शन है ना, डिविडेंड जो उनको पे होना था बट वो नहीं हो पाया ड्यू टू कि उन कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा जनरेट नहीं किया या कंपनी की अर्निंग्स अच्छी नहीं हुई, वो पैसा डिविडेंड का कैलकुलेट करके क्यूमुलेट कर दिया जाएगा। मतलब वो इकट्ठा होता रहेगा। फिर जिस दिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी वो सारा डिविडेंड एक साथ पे किया जाता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ दैट इज व्हाट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो क्यूमुलेटिव मतलब क्या है कि भैया अगर नहीं पे कर पाए किसी साल, अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉफिट्स कम थे, सरप्लस जनरेट नहीं हुआ, तो वो पैसा इकट्ठा होता चला जाता है, वो डिविडेंड इकट्ठा होता चला जाता है, राइट। और नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर ऐसा नहीं है, राइट। इसके अलावा रिडीमेबल कौन से होते हैं, इररिडीमेबल कौन से होते हैं? रिडीमेबल वो होते हैं जिनको एक टाइम के बाद सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। नॉन रिडीमेबल वो होते हैं, इररिडीमेबल जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं जिनको हम पैसा वापस बाद में नहीं करेंगे। ये सारी चीजें बेटा मेमोरेंडम के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं। ओके, तो किस तरह के प्रेफरेंस शेयर होंगे वो सब कुछ मेंशन होता है,
ठीक है, तो ब्रॉडली आपको पता चलेगा 6 तरह के प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर को समझते हैं। देखो इक्विटी शेयर कौन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एन इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। सिंपल डेफिनेशन, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, वो इक्विटी शेयर है। इन अदर वर्ड्स, शेयर विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, जिनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता पेमेंट का, डिविडेंड की पेमेंट का और रीपेमेंट का। ब्रॉडली उनको दो ही तो राइट मिल रहे हैं, एक तो रीपेमेंट होगी तो सबसे पहले पैसा उनको देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड उनको मिलेगा ही मिलेगा फिक्स रेट से, राइट। तो इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं दिया था इन दोनों सिनेरियो में, डिविडेंड में और रीपेमेंट के टाइम पर। नाउ दैट इज व्हाट आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर या मैं बोलूं इक्विटी शेयर्स। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को सबसे पहले जिस दिन प्रसाद बंटने की बारी आएगी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रसाद बांटा जाएगा, मतलब डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद कुछ बच गया तो बचे कुछ ही चीजें फिर इनमें बांट दी जाती हैं, देख रहे हो। उसके बाद देखो, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड एंड इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा ये जो डिविडेंड होते हैं इक्विटी शेयर के, ये डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है किस साल, उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड पे किया जाता है। एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है, मीटिंग्स में डिक्लेयर होने के बाद प्रपोज होता है, देन वो पे आउट होता है। ओके, और ये हर साल फ्लक्चुएट होता है, फिक्स नहीं मिलता, बट प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स मिलता है, राइट। आगे देखो, द इक्विटी शेयर कैपिटल में बी विद वोटिंग राइट्स, या तो उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। दूसरा क्या है, विद डिफरेंशियल राइट्स एज अ वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज in accordance with such rules and subject to such conditions as may be prescribed in the article of association। तो बेसिकली इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और इसके अलावा अदर भी डिफरेंशियल राइट्स और भी अदर राइट्स मिलते हैं, जैसा कि उनके आर्टिकल में मेंशन है। बेटा सब कुछ मेंशन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कि कंपनी की क्या हदें हैं, कैसे वो काम करेगी, शेयर होल्डर को क्या क्या राइट्स मिलने हैं, किस तरह के प्रेफरेंस शेयर हैं, सब कुछ मेंशन होता है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, वो सब कुछ आपको दो जगह मिल जाएगा, MOA और AOA। किसी कंपनी के बारे में ब्रॉडली जानना चाहते हो, ये दो चीजें पढ़ लो, उसकी सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ओके, आगे देखिए। नाउ अब मैं बात करता हूं इश्यू ऑफ शेयर की। बेटा ये जो इश्यू ऑफ शेयर का जो हिस्सा यहां से अब स्टार्ट हो रहा है ना, ये मैंने जो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन के चैनल पर, वहां पर मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू स्टार्टिंग में सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। बट आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या बातें लिखी हैं वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, और आप देखना कि ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें सेम है और आप पढ़ चुके हो। तो इश्यू ऑफ शेयर की बात करते हैं तो मतलब मार्केट में आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में इशू करते हो, तो इस पोर्शन को आप समझते हो, इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से समझते हो। सीधा आ जाओ यहाँ पर, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करता हूँ। प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। उसके बाद क्या होते हैं, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने के बाद फिर मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगता हूं। एप्लीकेशन का पैसे के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। व्हेन प्रोस्पेक्टस इज इशू टू द पब्लिक, prospective investor intended to subscribe the share capital of a company would make an application along with the application money। तो एप्लीकेशन वो भेजेंगे, जो भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है किसी कंपनी के शेयर खरीदने में, प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद एप्लीकेशन अटैच होती है। एप्लीकेशन का एक फिक्स अमाउंट होता है, वो भेजना पड़ता है। कहने का मतलब वो पूरी फेस वैल्यू का कुछ हिस्सा होता है, दैट इज व्हाट यू नो कि एप्लीकेशन होती है, वो इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है। एंड डिपॉजिट द सेम विद अ शेड्यूल्ड बैंक एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में जैसा मेंशन है वो शेड्यूल बैंक में जाता है। द कंपनी हैज टू गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज। तो यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना जरूरी है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो बात है ना बेटा, इस पर बेटा MCQ ड्राफ्ट कर दिया सीबीएसई ने, सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर 120 दिन के अंदर मिनिमम मिल जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिस दिन डेट प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसके बाद 120 दिन का टाइम है, देखो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला या नहीं मिला, बस इतनी सी बात। इफ कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद द सेड पीरियड, द company cannot proceed for the allotment of the share and application money should be returned within 130 days of the date of issue prospectus। 120 दिन का टाइम है। 90% पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ पैसा वापस कर दो। 10 दिन और एडिशनल दे रहे हैं, 120 दिन की लिमिट वो है, 10 दिन और 130 दिन तक आपको वापस करना पड़ेगा।
ठीक है, तो 120 दिन की लिमिट वहां पे है, 130 यहाँ कर दिया, कहने का मतलब अगले 10 दिन में सारा पैसा वापस कर दो एप्लीकेशन का। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड द कंपनी में प्रोसीड फॉर द फर्दर इंस्टॉलमेंट, या बोलूँ फर्दर प्रोसीड करता है आगे आफ्टर फुलफिल सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, ये पैन कार्ड वगैरह देखना, ये सब कुछ चेक कर लिया जाता है, देन उसके बाद फर्दर अलॉटमेंट आ जाता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज whom the shares has been allotted, and the letter of regret to those whom allotment has been made, to whom no allotment, जिसको allotment नहीं मिली उसको सारा पैसा वापस कर दिया, उसको regret लेटर दे दिया जाता है। इसके अलावा जिनको फर्दर इंस्टॉलमेंट्स मंगानी है उनसे अलॉटमेंट का पैसा कंसीडर कर लिया जाता है। व्हेन अलॉटमेंट इज मेड इट रिजल्ट्स इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड एप्लीकेशन हु नाउ बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और अब वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो बेसिकली जिनको कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगना स्टार्ट कर देती है, अलॉटमेंट का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, वो अब एक्चुअल में हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। नाउ व्हाट इज दिस मिनिमम सब्सक्रिप्शन? बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है, आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है देखने को मिला था एमसीक्यूज का सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर, जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पर पूरा पेपर सॉल्व हो रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देखिए उसको। एंड अब हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऑलरेडी बता चुका हूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेटा 90% होता है। अब 90% मिलना चाहिए जितना आप इशू कर रहे हो। इट इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। जितना इशू कर रहे हो ना उसका 90% मिलना चाहिए भैया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000। तो बेसिकली ये गाइडलाइंस हैं, और इन गाइडलाइंस में सेबी ने प्रॉपर बताया हुआ है कि भैया 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द कंपनी शेल फोर्थ विद रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव, सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। इफ अ डिले अकर बियॉन्ड 8 डेज, 8 दिन से ज्यादा अगर डिले हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ऑन द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको भैया फिर इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा, 15% इंटरेस्ट। जो पैसा फिर कंपनी ये मान लिया जाता है कि कंपनी अननेसेसरी शेयर होल्डर का पैसा यूज कर रही है, इन दैट सिनेरियो फिर कंपनी को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 8 दिन के बाद। ये भी सेक्शन के अंदर मेंशन है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके बाद है शेयर्स इशू एट प्रीमियम। नाउ व्हाट इज दिस प्रीमियम? इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द शेयर्स ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज कंपनी टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। देखो कंपनी जिनकी एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ है, एक अच्छी ऑपरेशनल एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, और वेल स्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, स्ट्रॉन्ग उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो भैया उनकी वो अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर अगर 5 रुपये एडिशनल भी मांगेंगे ना तो लोग खुशी खुशी देंगे, राइट। और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उन्हीं कंपनी को मिल सकता है जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी वर्किंग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, और उनकी बेसिकली वर्किंग बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर 100 की जगह 105 भी दे रहा हूँ ना तो कंपनी कुछ ना कुछ रिटर्न मेरे को आगे देगी देगी, राइट, वहाँ पर मेरा पैसा डूबेगा नहीं। उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रीमियम। नाउ एडिशनल पैसा जो आप ले रहे हो दैट इज व्हाट प्रीमियम। द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट, सेपरेट कैपिटल अकाउंट, सेपरेट अकाउंट के अंदर उसको ट्रीट किया जाता है, दैट इज व्हाट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या बला है सर, इसको भी तो बताओ। एंड इज शोन अंडर द इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसको भी हम इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर शो करते हैं। अब सिक्योरिटी जो भी एडिशनल पैसा मिला, 100 का शेयर था, 105 पर इशू कर रहे हो, 5 रुपये एडिशनल मिल रहे हैं, उसको क्या करो, सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर क्रेडिट करके सेपरेट रखो। अब मैं बताऊंगा कि ये किन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा पर्पस नहीं यूज कर सकते आप। 5 पर्पस है, वो पांचों पर्पस यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और मेक श्योर बेटा अच्छे से समझ लेना, इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है एमसीक्यूज में, या फिर कोई थ्योरी क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है। ठीक है, अंडर द हेड ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपको पता होगा, उसके अंदर शो होता है इसको। इट कैन यूज्ड फॉर ओनली दीज 5 पर्पसेस। अब ये 5 पर्पस कौन कौन से हैं जिसके लिए ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज किया जा सकता है बाय द कंपनी? टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट। तो फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो। बोनस शेयर मतलब क्या कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं जिनको हम 4 शेयर पर 1 शेयर फ्री दे रहे हैं, 5 शेयर पर 2 शेयर फ्री दे रहे हैं, और दैट इज व्हाट, उसके लिए भैया पैसा चाहिए, उसके लिए आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो भी क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग अनइशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड फॉर द अमाउंट फॉर द ऑफ द कंपनी। ओके,
तो फुल्ली पेड बोनस शेयर ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पार्टली पेड करके क्वेश्चन ड्राफ्ट था जो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर आया था, वो पार्टली पेड अप बोनस शेयर करके कुछ लिखा हुआ था और वही ऑप्शन उसमें उस ऑप्शन में गड़बड़ था। तो आपको जब ये एग्जैक्टली पता होंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या गलत है क्या सही है। इसके अलावा दूसरा पर्पस क्या है, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या मैं बोलूँ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जब कंपनी बन रही होती है उस टाइम जो खर्चे हो रहे होते हैं उनको आप राइट ऑफ कर सकते हो इस एडिशनल पैसे से, इस सिक्योरिटी प्रीमियम से। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो डिस्काउंट देते हो, कमीशन पे करते हो, किसी भी तरह का शेयर्स इशू का खर्चा है वो आप राइट ऑफ कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ कर सकते हो। टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की रिडम्पशन या प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर से पैसा मंगाया, ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पर कुछ प्रीमियम पे कर रहे हो, कहने का मतलब है प्रेफरेंस शेयर जब इशू करे थे 100 रुपये पर प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से पैसा लिया था अपने शेयर होल्डर से, अब आप उसको पैसा वापस कर रहे हो 110 रुपये पर शेयर होल्ड पर शेयर। तो 100 रुपये पर शेयर लिया था, 110 वापस कर रहे हो, कुछ टाइम बाद वो 10 रुपये कहाँ से दोगे, वो 10 रुपये यहाँ से दे दो, सिक्योरिटी प्रीमियम में से पे कर सकते हैं। सेम सिनेरियो डिबेंचर्स के अंदर है, डिबेंचर्स में भी आप ऐसा कर सकते हो। या फिर अपने कंपनी के बायबैक करना चाहते हो शेयर्स मार्केट से, तो उस सिनेरियो में आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ये 5 पर्पस याद रहने चाहिए, बहुत बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना, अच्छे से इसको कर लेना, ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बच्चों, ओके। उसके बाद हमारी अब लास्ट स्लाइड है और ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर जो भी रेलिवेंट थ्योरी है वो सारी कवर कर ली है। नाउ व्हाट इज दिस प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं चलो। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 42 डिस्क्राइब द प्राइवेट प्लेसमेंट एज एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और invitation to subscribe securities to a selected group of person through issue is called private placement offer letter। बेसिकली मैं कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को ऑफर कर रहा हूँ कि मेरे शेयर्स परचेज कर लो, जनरल पब्लिक को नहीं दे रहा, कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स को, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूँ, दैट इज व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रहेगा सेक्शन 42, ओके। आगे देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। अ कंपनी में ऑफर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय and employee director to subscribe shares of the company at a lower than its market value and fair value at a future date। so basically होता क्या है, मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है वो 10 रुपये के हिसाब से है। यहाँ पर कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही है कि आप 7 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये पर हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो। ऐसा कंपनी ग्रांट करती है तभी पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके अंदर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करते हैं। बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द पार्ट ऑफ ESOP, आप कह सकते हो। स्वेट इक्विटी मतलब क्या, कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए पसीना बहा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम मार्केट वैल्यू से कम प्राइजेस पर शेयर्स को इशू कर सकते हैं और उनको ओनरशिप एक तरह की दे सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जब ही होगा जब कंपनी ग्रांट करेगी, कंपनी इस तरह की जब ग्रांटिंग करती है एम्प्लॉयज़ के लिए तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और ये वही कंपनीज होती हैं बेटा जो बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, तो वहाँ पर आपको ESOP का ऑप्शन देखने को मिलता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का ऑप्शन देखने को मिलता है। वो एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट ले पाते हैं, ओके। तो मेक श्योर ये था मेरी तरफ से पूरे चैप्टर का थ्योरी, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वीडियो अवेलेबल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। वहाँ पर सारा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर हुआ है, इशू, प्रो राटा, फॉर फीचर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके अलावा जो भी कॉल सीनियर, तो जो भी आपके क्वेश्चंस ओरिएंटेड जो प्रैक्टिस है उस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने सारा थ्योरी कवर कर लिया है, अच्छे से देखना। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम।